ऑफ यू। आज हम चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वापस आगे जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। होप सो आप सबकी अच्छी तैयारी चल रही हो। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसके बारे में। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने इंपॉर्टेंस कर ली थी, उसके मीनिंग कर लिया था, प्रोसेस कर लिया था, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये चीज़ें हम कर चुके थे। ठीक है ना। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास अब भाई एक तो होता है तरीका कि कुछ ना कुछ लेवल्स हो मैनेजमेंट के। अब अकेला तो एक इंसान काम करेगा तो ग्रुप में बांटता है, तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं कि एक सीनियर होता है, उसके फिर जूनियर, फिर वो वर्कर, ऐसे आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट के भी क्या होते हैं, लेवल होते हैं, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, वही जो चीज़ होती है। द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड इंडिविजुअल एज अ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सुपीरियर मतलब जो सबसे ऊपर बैठा है, सुपीरियर है। ठीक है ना। और सबॉर्डिनेट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सुपीरियर के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है जो मालिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है। बिजनेस को चलाना, बिजनेस को सर्वाइव करना, आइडियाज़ देना, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर नहीं चलेगा तो इसको भी दिक्कत होगी। और सबॉर्डिनेट का काम क्या होता है, सुपीरियर की बात सुनना और वर्क ऑन टाइम करना। ठीक है ना। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स इंडिविजुअल एज अ सुपीरियर, एक इंडिविजुअल एज अ सुपीरियर भी हो सकता है, एंड सबॉर्डिनेट एज इट गिव राइज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अलग अलग एक लेवल होते हैं और मैनेजमेंट के। अब आप कह भी सकते हो कि जो भी मैनेजमेंट होता है उसमें कोई ना कोई तो एक बॉस होता ही है। ठीक है, कैसे कि हर एक जो भी लेवल पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई सीनियर होता ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब जैसे क्लास में मैम होती है, ठीक है, और अगर पूरी स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के भी ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होते हैं। तो हम लेवल्स ही पढ़ रहे हैं। जैसे टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले आता है। तो टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो सबसे ज़्यादा बनाते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन को, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करते हैं, नाम पता चल रहा है, शुरुआत जो कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन होंगे, सीईओ, सीएमओ, एमडी, ठीक है, प्रेसिडेंट, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मैंने 3-4 ही एग्जाम्पल लिखे हैं। तो ये सारे क्या होंगे टॉप मैनेजमेंट में। अब 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे, टॉप, मिडल और लोअर लेवल, लोअर मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ सीईओ, सीएमओ एंड एमडी एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तो हो गया, हमें पता चल गया टॉप। तो अब इसके रिगार्डिंग आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है वैसे तो, और आजकल आपको पता है केस स्टडी आती है, तो आपको एक प्रॉपर एक केस स्टडी दे देगा और उसमें बोलेगा कि कौन सी मैनेजमेंट है, तो हम उसको भी करेंगे। ठीक है ना। इसके फंक्शन क्या होते हैं हम इसकी बात करते हैं कि वो क्या काम करते हैं। आप सबको लगता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनको तो कुछ काम नहीं होता, बट ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास भी बहुत काम होता है। तो पहला क्या है, इट फॉर्मुलेट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उनको ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हैं, स्ट्रेटेजीज है, वो उनको प्रॉपर देखनी पड़ती है, फॉर्मुलेट करनी पड़ती है, मतलब बनानी पड़ती है उनको। ठीक है ना। उनको सारी जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी स्ट्रेटेजीज है, तरीके हैं, ठीक है, प्लानिंग है प्रॉपर, वो तैयार करनी पड़ती है कि टू अचीव द डिजायर गोल, जो भी उनका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो अपनी कंपनी के लिए अच्छा करना चाहेंगे, अपने मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेलफेयर भी, और कि वो सर्वाइव भी कर पाए और ग्रोथ भी कर पाए। वो सब कुछ किसके हाथ में होगा, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, अपनी कंपनी के वेलफेयर के लिए और सर्वाइवल के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटी, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे प्रॉफिट में है, लॉस में है, कुछ भी हो रहा है, छोटा मोटा जरा सा भी काम हो रहा हो, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉप मैनेजमेंट। फंक्शन उसी के है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबल है वो क्या, बिजनेस एक्टिविटी क्या, एंड देयर ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। अब गलती भी कर रही होगी ना कंपनी, अगर कुछ हार्म भी कर रही है तो वो इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा। ठीक है ना। क्या क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, नेगेटिव पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है। तो इसका खुद का वो होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट का कि कुछ गलत ना हो, कि दूसरे सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो। तो वो ध्यान रखेगा बिजनेस एक्टिविटी में ऐसी कोई भी काम ना हो कि इम्पैक्ट हमारा सोसाइटी में बुरा ना पड़े, हमारा जो भी इम्पैक्ट है वो क्या पड़े, पॉजिटिव पड़े और अच्छा पड़े। ठीक है। लास्ट भी ठीक है, ऐसा और भी है इसके अलावा वैसे भी। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज एट डिफरेंट लेवल, कोऑर्डिनेट करना भी। अब ये दूसरों से भी कोऑर्डिनेट करेगा, टॉप मैनेजमेंट ये थोड़ी है लोअर मैनेजमेंट बात नहीं करेगा, मिडिल मैनेजमेंट से बात नहीं करेगा, वो तीनों मैनेजमेंट से बात करेगा और हर एक से बंदे से पूछेगा कि कहीं जो भी हमने गोल्स बनाया है वो सही तरह ढंग से बन रहे हैं। अगर नहीं ढंग से बन रहे तो वो फिर दोबारा पूछेगा कि भाई क्यों नहीं हो रहा, टारगेट अचीव क्यों नहीं हो रहा, क्यों टाइम पे काम नहीं हो रहा, क्यों प्रोडक्शन स्लो है, क्यों ये शिकायत आ रही है। फीडबैक बच्चे लोग देते ना अपनी, तो फीडबैक ऐसे, अगर फीडबैक में पॉजिटिव होगा तो वो तो और खुश होगा। ठीक है, बट अगर नेगेटिव हुआ तो उसके देखेगा, तो वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी जो भी ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात करेगा, ये बात है इसमें, क्या करेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो मेन क्या हो गया कि वो ओवरऑल क्या बनाएगा, फॉर्मुलेट करेगा क्या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल है, ठीक है, वो बनाएगा, स्ट्रेटेजीज तैयार करेगा, वेलफेयर भी उसके हाथ में है सोसाइटी के, और क्या काम है, सर्वाइवल भी उसके हाथ में, ग्रोथ भी उसके हाथ में है। फिर बिजनेस की हर एक एक्टिविटी पे
वो ध्यान देगा कि क्योंकि उसका इम्पैक्ट किसके पड़ेगा, सोसाइटी पे पड़ेगा। तो उसका काम है कि बिजनेस की सारी एक्टिविटी पे ध्यान रखे। ये नहीं है मालिक है पैसा लगा दिया चलो ठीक है छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सारा देखना भी पड़ेगा कि क्या क्या काम हो रहा है। अगर वो नहीं देखेगा तो क्या होगा, परेशानी होगी। अगर कल को कुछ खराब होता है तो नाम तो कंपनी का खराब होगा, तो नाम इसका भी खुद का भी खराब होगा। फिर और वो कोऑर्डिनेट करेगा अचीवमेंट ऑफ गोल, ठीक है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बनाए रखेगा, बातचीत बनाए रखेगा कि क्या भाई कुछ काम सही से नहीं हो रहा या जो भी है वो सब कुछ डिस्कस करेगा। तो कोऑर्डिनेशन भी टॉप मैनेजमेंट करेगा, ठीक है ना। तो अब हम टॉप मैनेजमेंट हो गया, अपने हम नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब हम देखते हैं मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन लोग होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ डिविजनल डिपार्टमेंट। भाई अब डिवाइड तो हुआ हुआ डिपार्टमेंट, तो डिविजनल जितने भी हेड होते हैं या डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, क्योंकि हमारे को कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, बहुत सारे डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उसके जितने भी मैनेजर होंगे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। क्योंकि नॉर्मली डायरेक्ट वर्कर्स तो बात करते नहीं है, तो क्या होता है डिपार्टमेंट के जो हेड उनके बना देते हैं, जो उनको लीड करते हैं वर्कर्स को, जो अभी लास्ट लेवल में आएंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल हेड्स लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस भी करा। और ये क्या लिंक बनते हैं, ये टॉप और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया इट इज अ लिंक बिटवीन, क्योंकि ना लोअर लेवल मैनेजर टॉप के पास जाता है डायरेक्ट, ना मतलब जाता नहीं, ऑब्वियस बात है, तो आपको पता भी है कि नहीं जाता, ठीक है। और टॉप वाला तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, बीच में बैठा है और ये दूसरे उधर से सजेशन लेगा, उनको बताएगा और उधर से बात करेगा। आपस में जो भी अगर कुछ जैसे लोअर अगर वर्कर स्ट्राइक कर ले, लाइक अब मान लो, तो स्ट्राइक कैसे डिसॉल्व करें, खत्म करें, तो वो क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट को बताएगा कि वर्कर्स की ये डिमांड है। तो कौन बताएगा, मिडिल वाला बताएगा, ठीक है। तो टॉप वाला फिर डिस्कस करेगा मिडिल वाले को, उनसे कहो डिमांड ऐसे करो ऐसे करो, अच्छा ये कर लो, प्रोडक्शन तो चालू करो। तो वो बात जाकर उनको बताएगा। तो बीच में एक तरह कहते हैं ना बिचवाई टाइप, तो वो है वो कौन, मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब से काम क्या होता है, आधा टाइम काम तो मैंने आपको बता दिया कि क्या काम होता है। वो जितना भी मेन टास्क होगा, जो भी टॉप मैनेजमेंट उसको बताती है, वो किसको बताएगा, सारे प्लान इसी इसी को बताएगा सारे, किसको, लोअर मैनेजमेंट को। जो मेन टास्क होता है वो सारे डिस्कस करेगा, किसको, लोअर लेवल को बताएगा कि काम कैसे करना है, और अपने सारे इंटरप्रेट करेगा, सारी जितनी छोटी से छोटी चीज है जो उसने टॉप मैनेजमेंट में उसको बताई हैं वो सारी एक्सप्लेन करेगा, पॉलिसीज रूल सब कुछ किसको बताएगा, टॉप मैनेजमेंट के जो भी उसने बताया है वो लोअर लेवल को ही बताएगा, ठीक है ना। जो जितने भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है टॉप मैनेजमेंट, वो सारे इंस्ट्रक्शन वो किसको देगा, लोअर लेवल को देगा। देन और वो रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग द प्लान्स, क्योंकि उसी की ड्यूटी है कि वो इम्प्लीमेंट करवाए। मतलब लाइक मुझे बता दिया, अब किसी मतलब अब मेरे को मैम ने कहा, अगर टीचर ने किसी ने भी आपकी कि इस बच्चे को ये करवाना है आपने या ये कहना है, ठीक है ना। तो आपको आपका क्या है, आपको उस बात में देखना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है कि समझ आए बात, तो इम्प्लीमेंट करेगा। देन अगर आपको करवाना ही है तो आप उसको करेगा और कंट्रोल। ऐसे ही ये क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट जो उसको बताती है, टॉप मैनेजमेंट जो भी बताएगी वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा कि वो यूज करें, उसको चलाएं, ठीक है ना। और कंट्रोल भी करें प्लान्स को कि कुछ गलती तो नहीं कर रहे, कौन कौन से प्लान को, वही फॉर्म बाय द टॉप मैनेजमेंट। जितने प्लान और स्ट्रेटेजीज बनाई हैं उसको ये ध्यान रखेगा कि उनसे काम करवाए वैसे ही, और कंट्रोल भी करे उसके प्लान्स को, कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ये ध्यान रखेगा। टू मोटिवेट, हाँ ये मोटिवेशन का काम भी करता है, किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, कि वो मोटिवेट हो और हायर प्रोडक्शन हमारे लिए करे, हायर प्रोडक्शन करे और बेटर अपना परफॉर्मेंस दे। कंपनी को अच्छी से अच्छा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और अपनी बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी मोटिवेट उनको करता है, ठीक है। फिर जितने भी सजेशन होते हैं, वैसा तो नहीं है कि एक वर्कर है या लोअर लेवल है उसके सजेशन नहीं होंगे, उसके भी खुद के भी सोचता है, कुछ सजेशन हो, कुछ बताना चाहता हो, उसके व्यू पॉइंट हो तो वो भी बताते हैं, पर वो जाके डायरेक्ट नहीं बताएगा। जैसे मैंने बोला डायरेक्ट नहीं जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम हो, सजेशन हो, जो भी चीज हो वो किससे डिस्कस करेगा, वो मिडिल लेवल से डिस्कस करेगा। मिडिल किसके पास जाएगा, टॉप वाले के पास। तो ऐसे ही टॉप वाला बताता है मिडिल को और मिडिल बताता है लोअर को। ऐसे ही लोअर को अगर कुछ भी बात तो करनी हो तो वो किसके पास जाएगा, पहले मिडिल के पास देन टॉप के पास। तो ये आपस में डिस्कस करने के लिए एक इनकी चेन है कि टॉप वाला मिडिल के पास जाएगा बताएगा, मिडिल वाला लोअर के पास, और लोअर को कुछ कहनी है तो लोअर मिडिल के पास देन टॉप के पास, ठीक है ना। फिर रिपोर्टिंग द सजेशन, जितनी भी सजेशन होंगी, कोई भी परफॉर्मेंस किसी की कैसी गड़बड़ कुछ ना हो, जो भी परफॉर्मेंस हो रही है मतलब सबकी वर्कर्स की, और प्रॉब्लम भी जो भी होगी वो भी जाकर टॉप मैनेजमेंट को ये बताएगा किसकी प्रॉब्लम्स होंगी। ऑब्वियसली लोअर, अभी मैंने बताया भी एग्जाम्पल एक स्ट्राइक का, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हैंडल यही करता है, जितना भी काम होता है ये सारा यही चीज बीच में, सारी बीच में रिपोर्टिंग यहाँ से वहाँ, मतलब टॉप से बता रहा है, टॉप से मिडिल को, मिडिल बताएगा उसको, ठीक है। और अगर लोअर की बात होगी तो लोअर मिडिल को बताएगा, मिडिल
फिर वापस टॉप को बताएगा। तो ये चेन चलती रहती है, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ये चेन चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा मिडिल लेवल। और मेरे ख्याल से अब तो आपको लोअर लेवल का भी पता चल गया होगा कि लोअर लेवल में क्या होते हैं, वर्कर्स आते हैं वगैरह और सुपरिटेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो पता चल गया होगा, बट उसके भी हम फंक्शंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें। अब सुपरवाइजर जो लास्ट है, जिसको लोअर लेवल भी कहते हैं या सुपरवाइजरी या ऑपरेशन लेवल भी कहते हैं इसको, तो हमने इसके नाम भी दिए हैं, आप देख भी सकते हो। इट रेफर्स टू अ लोअर लेवल इन हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है जो भी है इसका मैनेजमेंट का, अगर ये है तो इसमें सबसे ऊपर क्या हो गया, टॉप, उसके बाद मिडल, देन सबसे नीचे लोअर लेवल, ठीक है। तो ये हायरार्की में सबसे नीचे होते हैं, ये बता रखा है, ठीक है। सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट रेफर्स टू लोअर लेवल इन हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, फोरमैन, सुपरवाइजर जो सुपरवाइज करे डायरेक्टली, ये वर्कर से लिंक्ड होते हैं सारे, ठीक है ना। तो आप देख भी सकते हो इसके फंक्शंस में पता चल जाएगा। सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट्स ऑफ वर्क फॉर द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड, क्योंकि उनकी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, उनकी लिमिटेड होती है, क्योंकि वो अपने आप से कुछ प्लान में चेंजेस नहीं करते अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप लेवल। तो वो उस हिसाब से ही काम करते हैं, जो टॉप लेवल उनको बोलती है वैसे ही उनको वो वर्कर से काम करवाते हैं, ठीक है। तो उनके एफर्ट्स तो होते हैं, बट इतने अथॉरिटी नहीं होती उनके पास, सिर्फ काम करवाना है, उनके एफर्ट्स लग रहे हैं, बट उनके अंदर ना अथॉरिटी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये चीज़ करना है, ठीक है ना। सेकंड क्या है, सुपरवाइजर डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स। मैंने अभी बोला कि वो वर्क फोर्स जिससे काम करवा रहे हैं वर्कर से, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्टली उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पास ऑन द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको किससे मिलती है, मिडल से। तो जो भी इंस्ट्रक्शन मिडल मैनेजमेंट से मिलती है वो वर्कर को डायरेक्टली वो सुपरवाइजर बताते हैं। और क्या करते हैं, जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं, अब वो एफर्ट्स डालेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आउटपुट अच्छा सा ज़्यादा हो, मैक्सिमाइज हो, और वेस्टेज जो मटेरियल की क्या हो, मिनिमाइज हो। वो तभी होता है जब सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर वो मेंटेन करवाएगा, कौन, सुपरवाइजर, ठीक है ना। अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट अगर करवाएगा, एफर्ट्स अच्छे लगवाए वर्कर्स से, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज होगा प्रोडक्शन, आउटपुट हमें उतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और वेस्टेज भी कम होगा, जो मटेरियल का वेस्टेज होता है वो भी कम होगा, और अकॉर्डिंग टू सेफ्टी मेजर भी काम चलाएगा, ठीक है ना। सेफ्टी मेजर भी वही रखेगा कि किसी को भी कोई हार्म ना हो वर्कर को। देन क्वालिटी भी मेंटेन करेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिपेंड तभी करता है जब उसका हार्डवर्क और डिसिप्लिन में काम कर रहा हो। ईमानदारी से वर्कर काम कर रहा हो वो तब करेगा जब सुपरवाइजर ढंग से उसे काम करवाएगा, तो वो भी करेगा। अगर सुपरवाइजर सही होगा तो ऑब्वियस वाला वर्कर भी ढंग से काम करेगा और पूरा ईमानदार से करेगा। और इनके भी सजेशन, मैंने जैसे बोलता, अगर वर्कर से खुद के कोई सजेशन होते हैं तो वो इसको बताएगा सुपरवाइजर को डायरेक्टली, और सुपरवाइजर डायरेक्टली टॉप पे नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा, मिडिल मैनेजमेंट के पास जाएगा, उसको बताएगा, देन मिडिल मैनेजमेंट टॉप लेवल को बताएगी। और अब उम्मीद है आपको तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आ गए हो, ठीक है, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, जिसको हम ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी भी कहते हैं। अब हम इसके आगे का टॉपिक नेचर पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। अब हम टॉपिक देख रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है कैसा, मैनेजमेंट क्या साइंस है, प्रोफेशन है, क्या चीज़ है मैनेजमेंट। तो हम पहले साइंस की ही बात करते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत ज़्यादा पूछा आता है। अब तो केस स्टडी इतनी ज़्यादा हो गई है तो ये पूछेगा कि इसमें आपको साइंस दिख रहा है या प्रोफेशन दिख रहा है, क्या चीज़ दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ पूछेगा, तो ये ध्यान से कंसेप्ट समझना। अब आप साइंस भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना, 10th तक आपने साइंस भी पढ़ी है, और आप बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो, तो आप मैनेजमेंट के बारे में भी इतना जानते हो, मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट एज अ साइंस, अगर साइंस की बात करें तो वो एक सिस्टमैटिक बॉडी है। आपको पता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन जनरल लॉ एंड ट्रुथ। जैसे एक बात कर लो, जनरल लॉ, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया कि ऊपर चीज़ को फेंको नीचे आएगा, वो एक है, ट्रुथ है कि अर्थ रोटेट करती है, ये ट्रुथ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें, मतलब डे एंड नाइट होता है, सन ईस्ट से निकलता है वेस्ट में सनसेट होता है, तो ये सारी चीज़ें ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो ये सिस्टमैटिक बॉडी है। तो क्या इसमें भी मानेंगे कि हम ये भी सिस्टमैटिक बॉडी होगी मैनेजमेंट भी बिल्कुल सख्त है, मतलब कैसे तो रिजल्ट है पूरा। तो हम देखेंगे यही चीज़ पॉइंट को लेके, पर हमने अभी पहले साइंस एक्सप्लेन करी है। साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन जनरल रूल एंड ट्रुथ। ये आप सबको पता है कि उसका वो चीज़ हिलती नहीं। नॉर्मली आप जितनी भी साइंस की बुक पढ़ते आ रहे हो एनसीईआरटी की 6 to 8 या 10th, ठीक है ना, 6 to 10th पूरा, तो उतने ही वो कभी बुक चेंज हुई नहीं है, बिकॉज उसके लॉज वैसे के वैसे हैं, उसके लॉज चेंज नहीं हुए, वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, आई मीन जो हमने टॉपिक लिया साइंस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो मैनेजमेंट भी होती है सिस्टमैटिक, साइंस तो होती है, अभी हमने बात कर ली। क्या मैनेजमेंट भी होती है, हाँ होती है। मैनेजमेंट की आप पढ़ाई करते हो प्रॉपर, MBA वगैरह करते हैं, BBA करते हैं, तो मैनेजमेंट की पढ़ाई तो इंसान करता ही है।
तो वो भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि उसके भी प्रॉपर रूल्स हैं, रेगुलेशन है। कोई भी जाके नहीं कर सकता कि हाँ चलो भाई चलो कभी भी मैनेजमेंट मैंने पहले भी स्टार्टिंग में था कोई भी खोल ले मैनेजमेंट, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। वो भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जब तक नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक हम उसको और चेंज कर मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते, मैनेजमेंट बना ही नहीं सकते कभी। तो हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी उसकी भी है, इस साइंस की भी है। साइंस की तो है ही, जैसे हमने बताया जनरल लॉ है, इसके भी खुद के भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं मैनेजमेंट के भी। तो मैनेजमेंट भी क्या कहलाएगी, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहलाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है। अब ये सबको पता है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस में क्या होता है, सबने ऑब्जर्वेशन, मैम केमिस्ट्री लैब में क्या करवाती थी, ऑब्जर्व करो, फिजिक्स लैब में ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, बायो लैब में भी यही ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट यही करते थे। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हुआ एक्सपेरिमेंट, जिसने बताया लॉज जितने सारे लेकर आए, जितने ट्रुथ आए यूनिवर्सल, तो वो क्या कैसे आए, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट आए। बार बार उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंट करा, ऑब्जर्व करा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व से है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? ऑब्वियसली बात है, जब सिस्टमैटिक बॉडी वो भी है तो उसमें भी तो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट होते हैं। बट इसमें जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें चेंजेस नहीं होते, इसको बार बार करते हैं। बट इसमें हम अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। क्योंकि लोगों का क्या, आज ये पसंद है तो कल कुछ और पसंद है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाएंगे। बट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ निकाली है, ड्राइव करी है, उसको चेंज कभी नहीं करते साइंस में। बट मैनेजमेंट में वो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग, इंसानों का सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो उसके चक्कर में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब यही चीज़ नेक्स्ट में पूछ रहा है, यूनिवर्सलिटी। मैं तो मैनेजमेंट में भी यूनिवर्सलिटी है, जैसे साइंस में चेंज नहीं होता क्योंकि लॉ लगी हुई है और मतलब स्टिफ है, ठीक है ना, रिजिड है। तो क्या मैनेजमेंट भी रिजिड है? हाँ मैनेजमेंट है, बट उसको हम मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी पड़ती है। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो मैनेजमेंट में चेंजेस आते ही आते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है? मतलब मैं यहाँ लगा लूँ, यहाँ पर हम बोल रहे थे कि मैनेजमेंट साइंस दोनों से कट है क्योंकि दोनों सिस्टमैटिक है। बट यहाँ पर हम डामाडोल हो गए, तो हम कह सकते हैं नहीं, यहाँ पर नहीं हम, ठीक है। यूनिवर्सलिटी भी 50-50 थी, मतलब यहाँ पर भी 50-50 वाली बात थी, यहाँ पर भी एक्चुअल नहीं था, 50 था, यहाँ पर ही 50%, ठीक है। तो ये 50-50 का क्या करें? तो कॉन्क्लूजन ये कहता है कि साइंस कह सकते नहीं है पूरी तरह मैनेजमेंट को। हम क्या कहते हैं, एक इंस्टेंट साइंस है, पूरी नहीं है, क्योंकि वो फिजिक्स नहीं है, मैनेजमेंट कोई फिजिक्स नहीं है ना केमिस्ट्री है, तो साइंस नहीं कहला सकती मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट एज साइंस परफेक्ट नहीं है, परफेक्टली नहीं कह सकते साइंस है वो, ठीक है। तो यहाँ तो ये साइंस का खत्म हो गया, क्योंकि वो क्या नहीं है, सिस्टमैटिक बॉडी तो है, बट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन में चेंजेस होते हैं। एंड यूजुअल वैलिडिटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग भी वो चेंजेस होते ही हैं। सबको एक जैसा हम नहीं मैनेजमेंट करते कि अच्छा ये बंदा है तो उस पर वही रूल लगा दें, इस ये बंदा है तो उस पर भी ऐसे ही उसको चाहिए। इवेंट मान लो, कोई भी इवेंट मान लिया कि उसको भी उसके भी इवेंट में वही चीज़ कर रहे हो, सेम चीज़ उसके में कर रहे हो, तो चेंजेस क्या हुआ है? तो फिर तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सबको लगा रहे हर बार यही करते हो, तो फिर तो मैनेजमेंट बेकार हो गई ना फिर। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें उसमें चेंजेस मैनेजमेंट में करने पड़ते हैं। पर ये तो सब में सबको ये थोड़ा लगेगा, नहीं मुझे पसंद नहीं है कोई ऊपर चीज जाए तो ऊपर चली जाए नीचे ना रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वो चीज़ लॉ ने पहले ही बता रखा है, जो चीज़ है वो साइंस ही कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है साइंस, और बट मैनेजमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अब बात करें मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या है? एक कला, ठीक है ना। तो क्या ऐसा होता है मैनेजमेंट में भी कोई कला है? कला छुपी है, सब कर सकते हैं यार मैनेज। तो अगर मुझे कहीं जाना तो मैनेज कर सकते हैं, सब पे डिपेंड है, सब कर सकते हैं मैनेज। तो एक चलो भाई इकट्ठा एक मान लो एक इंस्टीट्यूट को पिकनिक लेके जाना तो मैनेज करना पड़ता है वो भी। तो मैनेजमेंट वही है कि मैनेजमेंट में भी क्या, एक आपको आर्ट चाहिए, सबके बस की बात नहीं होती मैनेज करना। अगर हम 100 बच्चे हैं स्कूल में तो वो 100 बच्चों को मैनेज करना बहुत पॉसिबल नहीं होता। टीचर्स कम होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको मैनेज करना बच्चों को आना चाहिए। तो वही चीज़ है वो मैनेजमेंट, और वो हर एक से किसी की बात नहीं होती कि आप मैनेज कर पाओ। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या आर्ट है। जैसे हमने साइंस की बात करी थी, बट साइंस तो नहीं निकला क्योंकि एग्जैक्ट नहीं था। तो मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ऑब्वियस बात है मैनेजमेंट में भी थियोरटिकल नॉलेज होती है और आर्ट में भी थ्योरीज होती हैं। आप भी इतना ज़्यादा थियोरटिकल इतना पढ़ते हो, इतना ज़्यादा उसमें थ्योरीज होती हैं, ठीक है। तो आप उसमें भी देखते हो आर्ट में भी कि आर्ट में भी इतनी सारी थ्योरीज होती हैं और इसमें भी इतनी सारी थ्योरीज बेस्ड नॉलेज होती है। तो दोनों में ही यस है, दोनों में ही थ्योरीज होती हैं। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आप पर्सनली आर्ट में क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो अपनी दिमाग लगा के, ठीक है ना। आपने जैसे आप चाहते हो वैसे उस तरीके से आप आर्ट में कर सकते हो। आर्ट में अपने ही दिमाग लगा के, चलो मैंने ऐसा नहीं करना वैसे कर लिया, तो आप अपना आर्ट में अपना क्या लगा रहे हो, पर्सनलाइज्ड वे तो लगा रहे हो, ठीक है। क्या मैनेजमेंट भी करती हूँ? हाँ मैनेजमेंट में, अच्छा मुझे ये डेकोरेशन नहीं पसंद आ रही तो मैं अपने पर्सनलाइज्ड वे में कर रही हूँ, तो मैनेजमेंट ही तो है।
मुझे इस ऑफिस का ये नहीं पसंद आ रहा है इसका, ठीक है ना, इंटीरियर, तो मैं उसको चेंज कर रही हूँ, तो वो भी क्या है, मैनेजमेंट है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में यहाँ पर भी पर्सनलाइज लगा सकते हैं अपने पर्सनल वे की तरह। लाइक एक डिश तैयार करना, तो वो डिश में अपना पर्सनलाइज वे डालना कि नहीं अच्छा ये चीज़ डालते हैं, बट मैं तो डालती हूँ, ठीक है ना, तो पसंद है, क्यों, क्योंकि पर्सनलाइज वे में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज वे में होता है और आर्ट भी। नेक्स्ट है ना बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में भी आपको बार बार प्रैक्टिस करते हो कि आप और अच्छा कर पाओ, और अच्छा कर पाओ। आर्ट में आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हो और अपना माइंड लगाते हो, तो क्रिएटिविटी भी करते हो, बियॉन्ड द थिंकिंग आप क्रिएटिविटी भी करते हो, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं करते लोग, सब नहीं करते, बहुत रेयर लोग करते हैं, और आर्टिस्टिक तो ज़्यादा ही लोग करते हैं, आर्टिस्ट तो, ठीक है ना। और क्या मैनेजमेंट भी क्रिएटिविटी लगाते हैं, ऑब्वियस बात है, जो यूनिक प्लान आजकल आते हैं तो वो क्या लगती है, क्रिएटिविटी। तो मैनेजमेंट में भी क्या चाहिए, क्रिएटिविटी। जो मार्केटिंग में आता है, मार्केटिंग वाला क्या करता है, उस पर क्रिएटिविटी। लाइक एक फूड डिश प्रिपेयर हुई, उसमें वो क्या दिखाएगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा, मतलब उसको प्रेजेंट करने के लिए क्या दिखा रहा है, क्रिएटिविटी। तो ये चीज़ भी क्या हो रही है, प्रेजेंट है, किसमें, दोनों में ही, आर्ट में भी और मैनेजमेंट में भी। तो हम कह सकते हैं अगर तीनों चीज़ें प्रेजेंट है तो हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एज एन आर्ट है, बिकॉज सारे ही प्रिंसिपल, सारे ही फीचर्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्ट के और मैनेजमेंट के, दोनों ही इक्वल हैं। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट हो सकता है, क्योंकि केस स्टडी में ऐसे ही पूछा जाता है। तो येस, इट इज़ एन मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है ना। तो ये है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब लास्ट बचा है प्रोफेशन, तो हम वो देख। तो अब हम लास्ट मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की बात करते हैं। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन तो आपको सबको पता होगा कि डॉक्टर, सीए ये सारे प्रोफेशनल एग्जाम प्रोफेशनल हैं। तो क्या कोई भी बन सकता है, स्पेशलाइज क्या चाहिए होता है उनको। अब मेरे को मैं चाहूँ डॉक्टर बनना तो डॉक्टर बन सकते हैं, बिकॉज मेरे पास स्किल नहीं है वो चीज़। तो सारे प्रोफेशन लाइक टीचर, तो स्पेशलाइज स्किल और ट्रेनिंग, तो इसकी जरूरत पड़ती है। कोई टीचर ही बन रहा है तो भी उसको ट्रेनिंग प्रॉपर जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्पेशलाइज स्किल्स भी होने चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो ये सारे ऑक्यूपेशन के लिए ज़रूरी है, प्रोफेशन एग्जाम के लिए स्पेशली, ठीक है ना। वेल डिफाइंड ऑक्यूपेशन नहीं कहूँगी, प्रोफेशन नहीं कहूँगी, क्योंकि ऑक्यूपेशन तो कोई भी तरीके का होता है, बट स्पेशलाइज्ड यही प्रोफेशन की बात कर रहे हैं जिसमें स्पेशलाइज स्किल और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक प्रॉपर बॉडी ऑफ, मतलब इसकी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे हमने बोला स्पेशलाइज स्किल एंड ट्रेनिंग। तो एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए चलाने की, किसको, प्रोफेशन को। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप प्रोफेशन में काम ही नहीं कर सकते। ऐसे ही मैनेजमेंट में अगर जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक आप क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही एप्लीकेबल हैं दोनों में, मैनेजमेंट में भी और प्रोफेशन में भी। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉपर क्या, मैंने इसमें तो प्रोफेशन में तो जब तक आप एग्जाम ना दो तब तक आपके लिए बाउंडेशन है, आपको आने की जरूरत नहीं है। अब सिमिलरली पहले तो इसमें भी नहीं थी, मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं थी, उसमें कोई भी मैनेजमेंट में कर सकता था, कोई भी अप्लाई मतलब जॉब इस रिगार्डिंग कर सकता था मैनेजमेंट में। पर अब हो गई है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अब क्या प्रॉपर एक डिग्री आपको चाहिए, तो ये भी एप्लीकेबल हो जाता है। बट पहले नहीं थी, ये अब होना शुरू हो गई है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री अब से स्टार्ट हो गई है, प्रेजेंट डे से आप कह सकते हो, कुछ टाइम पीरियड से। प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्या आपको पता है डॉक्टर्स के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बना रखी है, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, ठीक है, टीचर्स, सबकी एसोसिएशन है प्रॉपर। बट मैनेजमेंट की कोई एसोसिएशन नहीं थी, अब हो गई है। तो बट ज़रूरी नहीं है कि कोई हो, तो यहाँ पर ये एक 50-50 वाला तरीका आता है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनली एसोसिएशन से आप रजिस्टर्ड हो, मेंबर हो उसके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो मैनेजमेंट में तो प्रोफेशन में तो आपको प्रॉपर आपके कोड ऑफ कंडक्ट, वो कसम खाते हैं ना, ओथ लेते हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट एथिकल प्रॉपर रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं और आपको बिहेवियर में दिखाना पड़ता है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी रूल्स दे रखी हैं, बट स्ट्रिक्टली नॉट फॉलोड, कोई कंपल्सरी नहीं होता है। बिकॉज अभी मैंने बोला प्रोफेशनल एसोसिएशन भी 50% है, तो जब एसोसिएशन 50% है, एसोसिएशन क्या, जब सारे मेंबर ही नहीं है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वही 50%, क्योंकि एथिकल रूल भी वही लोग मानेंगे जो मेंबर है। फिर सर्विस मोटिव, अब प्रोफेशन का सर्विस मोटिव है, जैसे मैंने बोला ओथ खाते हैं, ये क्या वेलफेयर के लिए है लोगों की, ठीक है। प्रोफेशन में जितने भी है वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करने के लिए प्रोफेशन काम होता है, ठीक है ना। पर मैनेजमेंट का क्या होता है मेन मोटिव, लोगों को से पैसे ज़्यादा कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका सबसे ज़्यादा मेन मोटिव होता है। बट आज के टाइम में उनका मोटिव थोड़ा चेंज हो गया है। अब उनको लगता है कि जब तक हम लोगों को, कस्टमर को खुश नहीं करेंगे तब तक हमारा सर्विस मोटिव नहीं होगा, क्योंकि पैसे तो आते रहेंगे, प्रॉफिट होता रहेगा, बट हमें पहले लोगों को खुश करना है। तो ये एक फंक्शन आता है। तो हम आप कंक्लूजन कहें तो क्या बताओ आप कि क्या प्रोफेशन होगा मैनेजमेंट, होगा, बट फुल्ली नहीं हो सकता। जैसे आर्ट, सॉरी, साइंस नहीं हो सकता फुल्ली, वैसे ये भी फुल्ली नहीं है। सिर्फ आर्ट जो है वो फुल्ली क्या है, मैनेजमेंट एज आर्ट है, बट बाकी दोनों प्रोफेशन भी नहीं है ना साइंस है, दोनों में कुछ कुछ पॉइंट जो है मिलते नहीं है, 50-50 आ रहे हैं। तो इसलिए हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट एज अ आर्ट है, सिर्फ वही क्या है,
पूरा कंक्लूड कर रहा है कि वो मैनेजमेंट के साथ है, बिल्कुल सारे कैरेक्टर्स उसके मिलते हैं मैनेजमेंट के साथ, बट साइंस और प्रोफेशन है वो नहीं मिलते, उसमें कहीं ना कहीं बीच में चेंजेस आते हैं दोनों में। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम यहाँ टॉपिक खत्म करेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है कोऑर्डिनेशन का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।